परमुटेशन में डिजिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक के बेस पर डिजिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखिए, एज्यूम करें 5 स्टूडेंट्स हैं ABCD। ये पहला केस है उस ट्रिक का। ABCD और इन 5 स्टूडेंट्स को बैठने के लिए 2 चेयर्स हैं। ABCD मान लें 5 स्टूडेंट्स हैं और इन 5 स्टूडेंट्स को बैठने के लिए 2 चेयर्स हैं। अब इसमें यह कहा गया कि अरेंजमेंट्स पॉसिबल कितने हो सकते हैं ये बताएं। अब 5 स्टूडेंट्स हैं, 2 चेयर्स हैं, तो 5 में से कोई 2 ही तो इन प्लेसेस बचा पाएगा। 2 चेयर्स पर बैठने के लिए 2 ही स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन इन 5 में से कोई भी 2 जा सकता है। तो अब ऐसे किसी क्वेश्चन में जिसमें डायरेक्ट हमसे पूछा जाता है कि 5 में से इन 2 प्लेसेस पर कितने तरह से अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 5B2। ये वह पहला केस है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन इन द सेंस 5 में से कोई भी 2 उन दोनों प्लेसेस पर जा सकता है। दूसरा एग्जांपल, ABCD यही 5 स्टूडेंट्स हैं और इन 5 स्टूडेंट्स के लिए 2 प्लेसेस हैं, 2 चेयर्स हैं। ए ने कहा कि मुझे फर्स्ट प्लेस पर नहीं जाना। ध्यान से देखें, ए ने कहा कि मुझे फर्स्ट चेयर पर बैठना ही नहीं है। तो आप जरा सोच कर देखें, फर्स्ट चेयर पर, फर्स्ट प्लेस पर कितने हैं जो बैठ सकते हैं? BCD में से कोई एक, BCDE में से कोई एक। अब ये सिंगल प्लेस और 4 स्टूडेंट्स, इनका अरेंजमेंट क्या होगा? 4P1। 4P1 की मीनिंग BCDE में से कोई एक इस प्लेस पर चला गया, कोई भी एक चला गया। अब यहां बचे कितने? यहां तो 3 ही बचेंगे ना। और एक ए जो फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता था, वो अगले प्लेस पर तो आ ही सकता है। तो यहां 3 तो बचे ही हुए थे और ए के पहले से ही फ्री था। तो इस सेकेंड प्लेस पर कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं? अगेन 4। इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 4P1। एक बार फिर से, ये 5 स्टूडेंट्स हैं ABCD, 2 प्लेसेस हैं, 2 चेयर्स रखे हुए हैं। इसने कहा मुझे फर्स्ट प्लेस पर जाना ही नहीं है। तो फर्स्ट प्लेस पर इन 4 में से ही तो कोई एक जाएगा ना। कोई भी एक मान लेंगे चला गया। इसका अरेंजमेंट हुआ 4P1, ये चला गया। ये 3 तो बच गए और सेकेंड प्लेस पर जाने के लिए ये भी तो फ्री है। तो इसके मीनिंग सेकेंड प्लेस पर फिर ये 4 स्टूडेंट्स जा सकते हैं, इन 4 में से कोई है। तो सेकेंड प्लेस का अरेंजमेंट होगा 4P1। अच्छा, थर्ड केस चलते हैं। ABCDE 5 स्टूडेंट्स हैं, 2 प्लेसेस हैं। ए ने कहा कि मुझे फर्स्ट प्लेस पर ही बैठना है, फर्स्ट चेयर पर ही बैठना है। ए ने कहा मुझे फर्स्ट चेयर पर ही बैठना है। सबने कहा ठीक है, जाओ बैठ जाओ। अब ये ए तो अकेला ही है ना एक, और ये चेयर भी तो एक ही है। तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा? 1P1। 1P1 की मीनिंग ए इस प्लेस पर आया और बैठ गया। सेकेंड प्लेस पर कितने हैं जो आ सकते हैं? BCDE। तो सेकेंड प्लेस का अरेंजमेंट क्या होगा? 4P1। 1P1 into 4P1। इसको एक और तरह से देखते हैं। 5 स्टूडेंट्स थे ABCD, 2 चेयर्स हैं। इसने कहा कि मुझे फर्स्ट प्लेस पर ही बैठना है, मुझे और कहीं जाना ही नहीं है। सबने कहा ठीक है, जाओ बैठ जाओ। प्लेस तो एक ही है ना जिस पर ये जाना चाहता है, और ये अकेला ही है। तो ये गया उस फर्स्ट प्लेस पर बैठ गया। अब सेकेंड प्लेस इन 4 में से कोई एक से फिलअप होगा ना। इन 4 में से कोई एक सेकेंड प्लेस पर जा सकता है। तो उस सेकेंड प्लेस का अरेंजमेंट होगा 4P1। डिजिट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनेंगे वह सारे क्वेश्चंस इन 3 में से ही किसी एक से डिफाइंड होंगे। जैसे फर्स्ट में क्या था? कोई कंडीशन नहीं, कोई भी कहीं भी जा सकता है। दूसरे में क्या था? एक पर्टिकुलर एक प्लेस पर नहीं आ सकता। तीसरे में क्या था? जब एक पर्टिकुलर एक प्लेस पर ही है।
तो ये हमें देखना है डिजिट से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि कौन कहां आ सकता है, कौन कहां नहीं आ सकता है। ये हमें सोचकर तब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। इससे कैलकुलेशन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। एक और मैं स्टेटमेंट आपको बता दूं। मान ले मैंने कुछ डिजिट्स के क्वेश्चंस को दिया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। यही है क्वेश्चन आपका। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। और मैंने कोई कंडीशन नहीं कहा। जनरली डिजिट्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चन में स्टेटमेंट के साथ साथ ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट और भी मेंशन होता है, और वह होता है इफ ईच डिजिट इज यूज्ड एग्जैक्टली वंस, मीनिंग सारे डिजिट सिंगल टाइम ही यूज किए जा रहे हैं। अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी है तब भी आप उन सभी डिजिट्स को सिंगल टाइम ही यूज करेंगे, तब भी आप उन सभी डिजिट्स को सिंगल टाइम ही यूज करेंगे, क्योंकि जब तक आपसे कहा नहीं जाएगा तब तक आप डिजिट्स को रिपीट नहीं करेंगे। या तो ब्रैकेट में लिखा गया हो रिपीटेशन अलाउड, या क्वेश्चन में ही डिजिट्स को रिपीट करके दे दिया जाए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 1 3 2 5 4। ये अब इसमें डिजिट्स पहले से ही मेंशन है, रिपीट हो रहे हैं, तो अब आप इनमें से करेंगे। तो ये ध्यान रहे, अगर कहीं मेंशन नहीं है तो आप रिपीट नहीं करेंगे। हां, कुछ एक केस में ये स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। जैसे टेलीफोन कनेक्शंस का एग्जांपल लिया जाए, तो जरा ध्यान दें, टेलीफोन कनेक्शंस में तो डिजिट्स भी दिए नहीं जाते। टेलीफोन कनेक्शन में ये नहीं कहा जाएगा आपको कि ये डिजिट्स आपको यूज करने, उसमें डिजिट्स गायब है। ये अंडरस्टूड है कि हमें 0 से 9 तक के डिजिट्स को यूज कर लेना है। ठीक, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें देखना है, जब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एक आपको एग्जांपल बताया गया था ब्रीफकेस लॉक करने का कोड, तो ऐसे किसी क्वेश्चन में हम सारे डिजिट्स यूज करेंगे, रिपीटेशंस भी करते रहेंगे, क्योंकि उसमें डिजिट्स की कंडीशन ही नहीं है। सेल फोन के नंबर्स, डिजिट्स की कोई कंडीशन है, जब चाहे जिसे चाहे रिपीट करें। लेकिन यहां डिजिट्स मेंशन है, हमें इन्हीं डिजिट्स को लेकर जो आगे कंडीशन है, जो डिजिट्स बनाने हैं, वो हमें दिए जाएंगे, इसीलिए हमें इन्हीं को यूज करना है। तो ये ध्यान रखें। कुछ एक एग्जांपल्स ये आपको बताया जाए। How many 3 digit numbers less than 300 which can be taken from the digits 1 2 3 4 5? How many 3 digit numbers less than 300 which can be taken from the digits 1 2 3 4 5? लेस देन 300। ध्यान दें, अब हमें इस क्वेश्चन में यह कहा गया कि हमें 300 से छोटी वैल्यूज बनानी है, 300 से छोटी वैल्यूज बनानी है, और जो डिजिट्स इनके अरेंजमेंट्स में यूज करने हैं वह 1 2 3 4 5 है। अब ये अंडरस्टूड है कि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। अब जरा सोचें, 300 से बड़ी वैल्यू बनाने की कंडीशन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट प्लेस पर 3 तो नहीं, 3 से छोटी वैल्यूज आनी चाहिए। फर्स्ट प्लेस पर ध्यान दें, 300 से लेस देन क्या कब पॉसिबल है? जब फर्स्ट प्लेस पर 3 से छोटी वैल्यूज को ले आए, आगे कुछ भी ले आए। क्यों? 300 से छोटी वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती हैं? 299 या उससे नीचे के सारे, मीनिंग फर्स्ट प्लेस पर तो 3 से छोटा फिगर है ना। तो यहां हम जो यूज कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पर कौन कौन से डिजिट्स यूज कर सकते हैं? 1 और 2। अब ये सिंगल प्लेस 2 डिजिट्स अरेंजमेंट्स क्या हुए? 2p1। 2p1 की मीनिंग इन दोनों में से कोई एक फर्स्ट प्लेस पर आ गया, एक ही तो आएगा, एक तो रह गया। और कितने डिजिट्स पहले से ही बचे हुए हैं? ये 3। तो ये एक इनके साथ मिलकर कितने डिजिट्स टोटल बच गए? 4। और आगे प्लेसेस कितने हैं जिसे हम फिलअप कर सकते हैं अभी? 2। तो आगे का अरेंजमेंट क्या होगा? 4p2। 2p1 into 4p2। इससे जो आपका आंसर मिलेगा उतने नंबर्स बनेंगे 300 से छोटे 1 2 3 4 5 को मिलाकर, एग्जैक्ट उतने ही बनेंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में चेंज करता हूं। अगर मैं ये क्वेश्चन कर दूं
फाइंड 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 300। हो सकता है पहले क्वेश्चन मैंने ग्रेटर देन कहा हो, लेकिन अब हम उस ग्रेटर देन को सॉल्व करते हैं। फाइंड 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 300 व्हिच कैन बी टेकन फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। अब 3 डिजिट्स के नंबर्स हमें बनाने हैं ग्रेटर देन 300। ग्रेटर देन 300 की मीनिंग फर्स्ट प्लेस पर 3 या उससे बड़ी वैल्यू है। सोच कर देखें 300 से बड़ी वैल्यू की मीनिंग क्या है? 301 और उससे आगे के सारे 301, ध्यान रहे, या उससे आगे। यह तो तभी पॉसिबल है ना जब फर्स्ट प्लेस पर 3 या उससे बड़ी कोई वैल्यू आए और आगे के प्लेस पर कोई भी आ जाए। तो फर्स्ट प्लेस पर कितने डिजिट्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं? 3, मीनिंग 3 4 5। सिंगल प्लेस 3 डिजिट्स अरेंजमेंट्स क्या होंगे? 3p1। 3p1 की मीनिंग इन 3 में से कोई भी एक आ चुका है। अब यहां तो बचे 2 और ये 1 और 2 तो पहले से ही फ्री हैं, तो मीनिंग टोटल आपके पास डिजिट्स जो बचे हैं वो 4 हैं और आगे प्लेसेस दिए गए हैं 2, तो अरेंजमेंट्स हो जाएंगे 4p2। 3p1 into 4p2। तो इस तरह से 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स लेस देन ग्रेटर देन जिसके लिए भी पूछा जाए हम सब बता सकते हैं। प्रैक्टिस आपकी हो जाए विदाउट पेन पेपर, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देंगे। मान ले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 500 व्हिच कैन बी टेकन फ्रॉम द डिजिट्स। यह आप सभी इजीली बता सकते हैं। जब भी आप वीडियो देखें तो इसे पॉज करके आप आंसर अपना बता दें, तब इसके आंसर से अपने आंसर को वेरीफाई करें। ग्रेटर देन 500। अब ग्रेटर देन 500 की मीनिंग क्या है? 3 डिजिट्स मैंने पूछा है। अब ग्रेटर देन 500 की मीनिंग फर्स्ट प्लेस पर 5 या उससे बड़ी वैल्यू है 4p1। इसमें से एक निकल गया, 3 बच गए और 3 पहले से ही फ्री है, तो 6p2 हो गया। यह भी पॉसिबल था कि इसी में मैं 4 डिजिट्स पूछ लेता। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 500, सॉरी ग्रेटर देन 5000, ये भी पॉसिबल था। सेम पैटर्न, फर्स्ट प्लेस पर 5 या उससे बड़ी वैल्यूज आ जाएंगे 4p1। अब आगे 3 प्लेसेस बच गए, यहां से तो 3 निकले और ये 3 पहले से ही फ्री हैं, तो बचे हुए डिजिट्स तो 6 बचे, लेकिन आगे जो प्लेसेस फिलअप किए जाएंगे वह 3 फिलअप किए जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6p3। तो ये है पैटर्न उस केस में जब डिजिट्स मेंशन हो ग्रेटर देन और लेस देन के साथ। नेक्स्ट टाइप की एग्जांपल पर चलते हैं। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, फाइंड द नंबर्स greater than 2000 which can be taken from the digits 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अंडरस्टूड है, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। 1 2 3 4 5 से 2000 से बड़ी वैल्यू का अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया। मीनिंग 2000 से बड़ी वैल्यू का अरेंजमेंट और उसमें जो डिजिट्स यूज होने चाहिए वह 1 2 3 4 5 ही होने चाहिए। मीनिंग आगे 6 7 8 9 यूज नहीं करने आपको। आप क्या करें देखें, जब भी आप इस वीडियो को देखें तब भी क्वेश्चंस के साथ आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके अपने सॉल्यूशंस को करें, फिर इसके आंसर को वेरीफाई करें। इससे आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी और अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके पहले के एग्जांपल में इसमें क्या डिफरेंस है? इसके पहले के एग्जांपल में हमने डिजिट्स मेंशन किया था 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स, इसमें मेंशन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज करते हैं, गलतियां होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर बताएंगे ये 4p1 into 4p3,
आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर ही बताएंगे। क्यों? मैंने पूछा क्यों, तुरंत कहेंगे कि जी ये रहा 4 डिजिट्स, फर्स्ट प्लेस पर 2 या उससे बड़ी कोई वैल्यू होनी चाहिए, 2 3 4 5 में से कोई एक, ये हुआ 4p1, और 4p1 की मीनिंग इसमें से एक निकल गया, 3 डिजिट्स बच गए, और एक तो पहले से ही फ्री है, मीनिंग 4 डिजिट्स बचे और आगे 3 प्लेसेस हैं, 4p3 हो गया। लेकिन जरा सोचे, ये तो 2000 से बड़ी वैल्यू 4 डिजिट्स में है, और मैंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 2000। मैंने डिजिट्स इसमें नहीं दिया कि कितने डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं, फ्री हैं आप बनाने के लिए। अगर मैंने डिजिट्स की कंडीशन नहीं दी तो क्या 5 डिजिट्स के नंबर्स आप नहीं बना सकते? क्योंकि मैंने ये तो कहा ही नहीं कि कितने डिजिट्स, तो हम जितने चाहे डिजिट्स बना सकते हैं, 5 डिजिट्स, 6 डिजिट्स, 7 डिजिट्स। लेकिन 7 डिजिट्स इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास तो 7 डिजिट्स ही नहीं है। 6 डिजिट्स भी नहीं बना सकते, 6 डिजिट्स भी नहीं है। 5 डिजिट्स के बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5 डिजिट्स मेंशन है। भाई 1 2 3 4 5 को मिलाकर 5 डिजिट्स के नंबर्स बनेंगे नहीं बनेंगे? और ये हम श्योर हैं कि 5 डिजिट का तो कोई भी नंबर 2000 से तो बड़ा होता ही होता है। तो वो भी तो एक केस है जो 2000 से बड़ी वैल्यू के अरेंजमेंट में 5 डिजिट्स को मिलाकर बनता है। तो अब इसकी मीनिंग ये है कि अगर हम 2000 से बड़ी वैल्यू का नंबर बनाना चाहते हैं, ग्रेटर देन 2000, तो इसकी मीनिंग इसके 2 केसेस बनने चाहिए। एक केस तो 5 डिजिट्स का बनना चाहिए, और दूसरा केस 4 डिजिट्स का, 4 डिजिट्स ग्रेटर देन 2000। 2 केसेस बनने चाहिए, और दोनों को फिर मिलाया जाएगा। देखें, 5 डिजिट्स के नंबर्स को अगर हम बनाएं, भाई 5 डिजिट्स के नंबर्स को हम बनाना चाहते हैं, तो r इक्वल्स टू 5, कितने में से बनाना चाहते हैं? 1 2 3 4 5, तो मीनिंग n भी हुआ 5, n भी 5, r भी 5, तो इसकी मीनिंग क्या हुआ? 5p5, 5 फैक्टोरियल 120। अब दूसरे केस में हम 4 डिजिट्स के नंबर्स को बनाना चाहते हैं, ग्रेटर देन 2000। अब 4 डिजिट्स के नंबर्स को बनाने के लिए, और वह भी 2000 से बड़ी वैल्यू, ये फर्स्ट पेज पर उस केस में ही पॉसिबल है जब 2 3 4 5 में से कोई एक नंबर आए, 4p1 में से कोई एक निकल गया, 3 बच गए, ये 3 आगे यूज हो जाएंगे, और 1 तो पहले से ही फ्री है, तो मीनिंग 4 डिजिट्स ऐसे बचे जो आगे यूज किए जा सकते हैं, और आगे प्लेसेस है 3, तो मीनिंग 4p3। 4p1 आता है 4, और 4p3 आता है 4 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल होता है 24, ये हुआ 96। अब जरा सुने, मैंने स्टेटमेंट तो एक ही कहा, ग्रेटर देन 2000। आपने कहा कि जी ग्रेटर देन 2000 के लिए केवल एक ही तरह का आंसर नहीं हो सकता है, एक आंसर यह भी है, एक आंसर यह भी हो सकता है। मीनिंग एक ही क्वेश्चन के आपने 2 केसेस बताए, एक ही केस के 2 केसेस। जब एक ही केस के 2 सब केसेस बनाए जाते हैं, या जितने केसेस बनाए जाते हैं, उन सभी केसेस को ऐड किया जाता है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एडिशन रूल होता है। मैंने आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा, आपने कहा कि इस क्वेश्चन के लिए एक आंसर यह भी हो सकता है, एक आंसर यह भी हो सकता है। ध्यान दें, इधर नहीं, ये दोनों ही पॉसिबल है। ये भी 2000 से बड़ी वैल्यू के अरेंजमेंट को बता रहा है, ये भी 2000 से बड़ी वैल्यू के अरेंजमेंट को बता रहा है, दोनों एक ही हैं। तो अब इन दोनों केसेस को हम ऐड करेंगे, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एडिशन रूल होता है। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, एक बार चेक करके देखें, 216। जब भी किसी एक क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर्स बनते हो, एक ही केस के कई केसेस बनते हो, एक ही केस के सब केसेस बनते हो, तो जितने सब केसेस बनते हैं, जितने आंसर्स बनते हैं, वह सभी ऐड किए जाते हैं।
ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एडिशन रूल होता है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्हें यह समझ में नहीं आया हो कि ये एडिशन क्यों किया हमने। चलिए एक और एग्जांपल से हम सीखते हैं, अच्छी तरह से आ जाएगा समझ में। एक क्वेश्चन मैंने 2 स्टूडेंट्स को दिया सॉल्व करने के लिए। एक उसमें नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का था जिसने मैथमेटिक्स पहले नहीं पढ़ा, और दूसरा वह जो मैथमेटिक्स पहले पढ़ चुका है, मीनिंग मैथ्स बैकग्राउंड का था। मैंने पूछा फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 20 which can be taken from the digits 1 to 3। 20 से बड़ी वैल्यू का अरेंजमेंट करें और जो नंबर्स इनके अरेंजमेंट्स में यूज करने हैं वो 1 2 3 है। ये 2 स्टूडेंट्स को मिला है, एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का और एक जो मैथ्स वाले पढ़ा है। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट ने कैसे सॉल्व किया जरा इसे देखें। 20 से बड़ी वैल्यू का अरेंजमेंट मैंने पूछा, उसने ये किया है। डिजिट्स रिपीट तो होने नहीं चाहिए। उसने कहा 10 नंबर्स ऐसे बनेंगे जो 20 से बड़े होंगे 1 2 3 को मिलाकर। देखें उसने क्या कहा, 10 नंबर्स ऐसे बनेंगे। कैसे बताया? उसने तो फार्मूला अप्लाई नहीं किया था। उसने 20 से जितने नंबर्स बनते थे वो सभी बना लिए। 21 बना, 23 बना, 31 बना, 32 बना, और तो कोई बनेगा नहीं। 12 बनेगा नहीं, 13 बनेगा नहीं। फिर 1 2 3 से मिलाकर मीनिंग 3 डिजिट्स को मिलाकर नंबर्स बना दिया। ये सारे नंबर्स 20 से बड़े ही तो हैं, चेक करके देखिए। क्या किया उसने ये किया कि 3 डिजिट्स के सारे नंबर्स मिलाकर टोटल जितने बनते थे वो मिला दिया, और 2 डिजिट्स के वो नंबर्स उसने बनाए जो 20 से बड़े होते थे, और वह दोनों ही उसने ऐड कर दिया। यही तो यहां भी हमने किया है। उसने परमुटेशन के फार्मूले के बिना किया था, हमने इसे परमुटेशन के फार्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लिया। अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट होता, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता, तो वो ऐसे करता। पहले 3 डिजिट्स के सारे नंबर्स बना लेता, 3 फैक्टोरियल 6, और फिर 2 डिजिट्स के नंबर्स बनाता 20 से बड़ी वैल्यू के लिए। 20 से बड़ी वैल्यू उस केस में ही पॉसिबल है जब फर्स्ट पेज पर 2 और 3 में से कोई एक आ जाए, दैट इज 2p1, और 2p1 में से एक निकल गया, एक बचा, और 1 पहले से फ्री है, सेकेंड प्लेस पर अगेन 2p1। तो 2 into 2 ये आता है 4, और एक बार फिर एक ही केस के 2 सब केसेस बन गए। एक ही क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन एक पूछा है 20 से बड़ी वैल्यू का अरेंजमेंट, और हमने कहा कि जी एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन दोनों केसेस को ऐड करेंगे। अब यहां से आपका एडिशन रूल स्टार्ट होता है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में मिलता है, परमुटेशन में या आगे आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, जब आपको लगता है कि एक ही क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर्स बन रहे हैं, तो जितने आंसर्स बनेंगे वह सभी ऐड होंगे। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एडिशन रूल। और अगर सब केसेस नहीं बनते हैं तो उस एक केस में जितने वर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स या पार्ट्स जो भी आप कहें, उन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये है 2p1 into 2p1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज ऐड हो जाएंगे। Find the numbers lying between 10 and 1000. Find the numbers lying between 10 and 1000 which can be taken from the digits 0 1 2 3 4 5। 10 और 1000 के बीच के नंबर चाहिए, और जो डिजिट्स इसमें आपको यूज करने हैं वो है 0 से लेकर 5 तक। अब जरा सोचें, 10 और 1000 के बीच के नंबर्स कहां से कहां तक होने चाहिए? 10 और 1000 की मीनिंग
इसके बीच में, मीनिंग 11 to 999, और 11 to 999 की मीनिंग क्या है? 11 से स्टार्ट तो होगा, 11 to 99 तक चलेगा, और 100 से 999 तक चलेगा। इसकी मीनिंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 डिजिट्स के नंबर्स भी इन्वॉल्व हैं, 3 डिजिट्स के भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं। ये 100, 999 हमने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, ये नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 9 तो इसमें यूज ही नहीं होना है। जितने पॉसिबल है, मीनिंग 3 डिजिट्स के जितने पॉसिबल है और 2 डिजिट्स के जितने पॉसिबल है, और फिर क्या करेंगे? दोनों ऐड कर देंगे, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट के देखें तो सब केसेस बन गए। तो अब हम बनाते हैं 2 डिजिट्स के नंबर्स। 2 डिजिट्स के नंबर्स हमें बनाना है, लेकिन जरा ध्यान दें, 2 डिजिट्स के नंबर्स को बनाने के लिए फर्स्ट प्लेस पर 0 तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस पर 0 आ गया फिर TS सिंगल डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस पर भाई साहब 0 तो आ नहीं सकता, तो कितने हैं डिजिट्स जो आ सकते हैं? 1 2 3 4 5, सिंगल प्लेस 5P1। इसकी मीनिंग इन 5 में से कोई एक फर्स्ट प्लेस पर यूज हो चुका है, तो यहां बचे कितने? 4, और 0 आगे तो कहीं भी आ सकता है किसी भी प्लेस पर, तो 0 के साथ फिर कितने डिजिट्स तैयार हो गए? 5। तो सेकेंड प्लेस का अरेंजमेंट अगेन 5P1। 5P1 होता है 5, 5P1 5, मीनिंग 25 हुआ। अब हम चलते हैं 3 डिजिट्स पर। एक बार फिर 3 डिजिट्स के नंबर्स को बनाने के लिए भी फर्स्ट प्लेस पर 0 तो आना ही नहीं चाहिए। अब अगर फर्स्ट प्लेस पर 0 आ नहीं सकता, तो कितने डिजिट्स हैं जो आ सकते हैं? 1 2 3 4 5, सिंगल प्लेस 5 डिजिट्स, अरेंजमेंट्स 5P1। 5P1 की मीनिंग इन 5 में से कोई एक फर्स्ट प्लेस पर निकल गया, बचे कितने यहां? 4। 0 आगे आने के लिए फ्री हो गया, तो मीनिंग 0 को मिलाकर ये बचे हुए डिजिट्स 5, और आगे प्लेसेस 2, किसी पर कोई कंडीशन काम नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट हम लिखने का 5P2। अगर कोई कंडीशन होती तो हम उसके अकॉर्डिंगली करते। 5P1 तो बनाता है 5, 5P2 ये आप चेक करके देख लें। 5P2 बनाता है 20, एक बार चेक कर लें। 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 बनाएगा 3 फैक्टोरियल, और ऊपर से इसे कैंसिल करने के बाद 5 इंटू 4 बचेगा, मीनिंग 20 इंटू 5 बन जाएगा 100। स्टेटमेंट एक ही है, 10 और 1000 के बीच के नंबर्स को बनाना, और इसके लिए आपने 2 केसेस बनाए, एक ये एक ये। इन दोनों केसेस को आप ऐड कर लेंगे, जो फाइनल वैल्यू वही आपका आंसर भी है 125। तो डिजिट्स के क्वेश्चंस में ये आप जरूर देखें कौन आ सकता है, कहां कौन नहीं आ सकता है, इसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन कंप्लीट करें।